Hello everyone. So in this video I am going to discuss about the disaster management. So let's discuss about disaster management. Disaster management के बारे में बात करते हैं. तो डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर होता है ए सीरियस सडन, क्या होता है? क्या होता है डिजास्टर? डिजास्टर होता है आपका सीरियस एंड सडन डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी. क्या होता है? ए सीरियस एंड सडन डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी आर अ सोसाइटी. इसको क्या कहते हैं? काजिंग वाइड स्प्रेड मटेरियल इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंटल लॉसेज विच इज़ बियॉन्ड द कॉपिंग कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी. इसको हम क्या कहते हैं? डिजास्टर कहते हैं. क्या होता है डिजास्टर? डिजास्टर होता है ए सीरियस एंड सडन डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी. क्या होता है? सीरियस और सडन डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी आर अ सोसाइटी. क्या होता है? सीरियस एंड सडन डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी आर अ सोसाइटी कॉज अ वाइड स्प्रेड मटीरियल इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल लॉसेज करता है विच इज़ बियॉन्ड द कॉपिंग द कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी. इसको मेंशन किया गया है, नो मेंशन इन सेवन्थ शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है. सेकेंड आर सी थर्ड रिपोर्ट क्या बोलती है कि क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डिजास्टर टू डिसअपियर टू होप. क्या कहती है? सेकंड ARC थर्ड रिपोर्ट कहती है कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉम डिसअपियर टू होप की तरफ है. ठीक है, ये किसने बोला है? सेकंड ARC ने बोला है. ठीक है, चलते हैं आगे. अब बात करते हैं हम इंडियाज़ वर्नरेबिलिटी की. इंडिया जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स. क्या है? इंडिया जियो क्लाइमेटिक कंडीशन और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स मेक इट वन ऑफ द मोस्ट वर्नरेबल कंट्रीज टू नेचुरल डिजास्टर इन द वर्ल्ड. क्या बनाती है इसको? वन ऑफ द इंडिया की जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो क्या बनाती है? इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री बना देती है. किसके लिए? नेचर डिजास्टर इन द वर्ल्ड में बना देती है. इंडिया इज़ द फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज. क्या है? इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स ने क्या बोला है कि इंडिया जो है वो क्या है? फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है टू क्लाइमेट चेंज इंक्लूडेड इंड्यूस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. किसने बोला है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने कहा है. ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने क्या कहा है कि इंडिया जो है वो क्या है? इंडिया जो है वो फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए मानी जाती है. क्यों? क्योंकि इंडिया की जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो क्या बना देती है? इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज बना देती है टू नेचर डिजास्टर इन द वर्ल्ड. 60% ऑफ द लैंड मास जो है वो प्रोन टू अर्थक्वेक है इंडिया में. 12% ऑफ द लैंड जो है वो प्रोन टू फ्लड्स है ड्यू टू सिल्टेशन शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स एट्सेट्रा इसकी वजह से. और 68% लैंड जो है वो प्रोन टू ड्रॉट है. और 15% ऑफ द लैंड मास जो है वो प्रोन टू लैंडस्लाइड है. और 76% मीन 3/4 ऑफ द 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो हमारी है वो प्रोन टू है क्या? साइक्लोन और सुनामीज की. अच्छा, डेटा पॉइंट्स में क्या बोलते हैं? डेटा पॉइंट्स में बोल रहा है कि साइक्लोन अफाम ने डिस्प्लेस किया था ग्रेटर देन 2.4 मिलियन पीपल्स में इंडिया में. ठीक है, डेटा में क्या बोलता है कि साइक्लोन अफाम जब आया था इसने डिस्प्लेस किया था 2.4 ग्रेटर देन 2.4 मिलियन मीन्स 24 लाख से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था इंडिया में. ठीक है, इंडिया लूजेस अराउंड 87 बिलियन एनुअली. इंडिया कितना लूज करता है? 87 बिलियन रुपीज़ एनुअली क्या करता है? लॉस करता है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स की वजह से. इंडिया कितना लॉस करता है? तो 87 बिलियन रुपीज़ लॉस करता है. ये किसी WMO की रिपोर्ट है. IPCC सिक्स रिपोर्ट AR बोलती है कि इंक्रीज इन साइक्लोन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. IPCC जो सिक्स रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि जो इंडिया में साइक्लोन बढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स. कुछ कीवर्ड्स इसमें जैसे वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी होता है कि vulnerability refers to the degree of susceptibility or lack of capacity to withstand. क्या होता है? रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सेसिबिलिटी. क्या होता है? वल्नरेबिलिटी डिग्री ऑफ सेसिबिलिटी होता है या लेक ऑफ कैपेसिटी टू विदस्टैंड और या कोप विद हैजर्ड के साथ क्या लड़ने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी कहते हैं. इट इज़ एन इंटरनल फैक्टर. ये क्या होता है? एक इंटरनल फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, कि किससे इन्फ्लुएंस होता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ पीपल्स एंड कम्युनिटीज से क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है. तो वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी होता है आपकी वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सेसिबिलिटी और लेक ऑफ
विद टू विदस्टैंड और कोप विद हजार्ड्स। इट इज एन इंटरनल फैक्टर। क्या होगा, एक इंटरनल फैक्टर होता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पीपल्स एंड कम्युनिटी से ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये है इंडिया का मैप। इंडिया का मैप हम कैसे बनाते हैं, इंडिया के मैप हम कैसे बनाते हैं, तो इंडिया के मैप हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मुझे कुछ भूल गया, कुछ वी यहाँ से बनाते थे, ई यहाँ पे लिखते थे, सी यहाँ पे लिखते थे, कुछ टी यहाँ पे लिखते थे, ऐसे मुझे कुछ भूल ही गया ये, लेकिन ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया का मैप ये बन जाता है, फिर बाद में बताता हूँ मैं इसको। तो क्या है, फ्लड प्रोन, साइक्लोन प्रोन, ये क्या है, ये जो पॉइंट वाले हमने बोला है, मीन्स ये वाले पॉइंट क्या है, ये क्या है, फ्लड प्रोन है। साइक्लोन प्रोन कौन से हैं, तो साइक्लोन प्रोन से आपके ये वाले पोर्शन साइक्लोन प्रोन से। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक प्रोन कौन से, तो ये वाला जोन क्या है, तो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ये वाला जोन क्या है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इसको हमने एज इट इज़ बनाना है एग्जाम में। और ड्रॉट प्रोन कौन सा, तो ये आ गया बीच वाला पोर्शन, ये आ गया आपका ड्रॉट प्रोन एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है हैज़र्ड। हैज़र्ड क्या होता है, हैज़र्ड होता है आपका, हैज़र्ड इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट। क्या होता है, एक पोटेंशियल थ्रेट होती है या डेंजरस इवेंट होता है। क्या होता है हैज़र्ड, एक पोटेंशियल थ्रेट या डेंजरस इवेंट होता है दैट हैज़ एबिलिटी टू कॉज हार्म। इसके पास एक एबिलिटी होती है, आपको हार्म पहुंचा सकता है टू पीपल, प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को, पीपल को, प्रॉपर्टी को क्या पहुंचा सकता है, कि हार्म पहुंचा सकता है। मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन होता है आपका द एक्शन एंड स्ट्रेटजीज, एक्शन और स्ट्रेटजीज एम टू रिड्यूसिंग और मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स और हैज़र्ड्स बिफोर दे अकर। उनके होने से पहले ही, किनके, डिज़ास्टर, रिस्क और हैज़र्ड को होने से पहले ही हम कोई एक्शन और स्ट्रेटजी जब एम करते हैं, बनाते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए उसके एडवर्स इम्पैक्ट को, उसको क्या कहते हैं, मिटिगेशन कहते हैं। प्रिपेयर्डनेस क्या होता है, रेडी टू फेस, किस चीज़ को रेडी टू फेस करने के लिए प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है, नॉट अलाउइंग टू हैपन, ऑलरेडी उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर दिया गया है और वो अब होने से हम उसको होने नहीं देंगे, तो उसको नॉट अलाउइंग इवेंट टू हैपन, उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंशन, बचा देना। ठीक है, प्रिवेंट कर देना, बचा देना। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इसके रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे हम किसके रिलेटेड, नेक्स्ट आ गए हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में क्या आता है आपका, इसमें आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में NDMA एक्ट 2005। इंट्रोडक्शन में हम इसको NDMA एक्ट 2005 को डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आएगा, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। क्या है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ब्रिंग्स अबाउट अ पैराडिगम शिफ्ट। क्या है, पैराडिगम शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच। क्या है, क्या लाया था इसने, ब्रिंग्स अबाउट द पैराडिगम शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कोप अप करने के लिए 2005 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया था, जिसने एक पैराडिगम शिफ्ट लाया इंडियाज अप्रोच को टैकल करने के डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। द अप्रोच शिफ्टेड टू प्रिपेयर्डनेस, अप्रोच इसने क्या किया, शिफ्टेड टू प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। इसने किस कौन सी अप्रोच पे शिफ्ट किया, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और प्लानिंग पे, फ्रॉम अर्लियर रिस्पांस एंड रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच। अर्लियर क्या था हमारे पास, अर्लियर हम कौन सी अप्रोच से चलते थे, तो रिस्पांस एंड रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच से चलते थे। अब हमने जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया, उसने अपनी अप्रोच किस पे शिफ्ट की, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और प्लानिंग पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, बिफोर द सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क है। उससे पहले क्या था, उससे पहले आपके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था। एस्टेब्लिश नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने एस्टेब्लिश क्या किया था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया था, एंड स्टेट लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को टू कोऑर्डिनेट द डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने किया था आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लाया था, और स्टेट ऐसे ही स्टेट एंड लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को एस्टेब्लिश किया था, जो कोऑर्डिनेट करता था डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को एंड रिस्पांस को। ये क्या था, एक रिएक्टिव एंड रिस्पांस सेंट्रिक टू प्रो एक्टिव एंड होलिस्टिक वन था ये। उसके बाद आया आपका नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2009। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2009 आया। इसमें आपका ये एक बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं इसकी। आउटलाइन अ कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी फोकसिंग ऑन प्रिपेयर्डनेस, इसने क्या किया, आउटलाइन एक कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई जिसपे इसने फोकस किया, किसने, प्रिपेयर्डनेस पे, मिटिगेशन और पोस्ट डिज़ास्टर रिस्पांस पे इसने फोकस किया, नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2009 के एक्ट ने। ठीक है, उसके बाद आया ना आपके पास हाईगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 टू 2015 तक जो चला था। कौन सा, हायोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से लेकर 2015 तक ही चला था। इंडिया अलाइंड विद हाइगो फ्रेमवर्क एमिंग टू बिल्ड रेजिलेंस इन कम्युनिटीज़ बाय फोकसिंग ऑन रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस। क्या इसमें, क्या इसने, टू बिल्ड रेजिलेंस इन कम्युनिटीज़ बाय फोकसिंग ऑन रिस्क रिडक्शन एंड
प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इस पे इसने जोर दिया। अच्छा, हम कैसे करते हैं फोकस ऑन रेजिलियंस, इंक्रेज बिल्ड बैक फॉर इंक्रेज बिल्ड बैक बेटर। सबसे पहले प्री डिज़ास्टर, उसके बाद डिज़ास्टर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या होता है प्री डिज़ास्टर इवेंट में सबसे पहले क्या होता है प्री डिज़ास्टर में होता है, उसके बाद पोस्ट डिज़ास्टर में कुछ चीज़ें होती हैं। जब डिज़ास्टर इवेंट अपेयर होता है तो इसमें क्या होता है रिस्पांस, रिलीफ और रेस्क्यू होता है। उसके बाद क्या होती है रिकवरी होती है, रिकवरी के बाद रिहेबिलिटेशन होता है, रिहेबिलिटेशन के बाद हम प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन के बाद मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिज़ास्टर इवेंट बेस होता है, फिर से ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये है फोकस ऑन रेजिलियंस। फोकस ऑन रेजिलियंस ये इंक्रेज क्या करता है बिल्ड बैक बेटर। और बिल्ड बैक बेटर हमने करना है तो हमने ये वाली अप्रोच अपनानी। पहले डिजास्टर इवेंट होगा, उसके बाद हम रिस्पांस, रिलीफ और रेस्क्यू करेंगे, उसके बाद रिकवरी होगी, रिकवरी से रिहेबिलिटेशन, उसके बाद रिहेबिलिटेट करेंगे उनको, उसके बाद प्रिवेंट करेंगे ये ऐसा दोबारा ना हो, उसके बाद हम मिटिगेट करेंगे, उसके बाद हम फिर से प्रिपेयर हो जाएंगी आगे आने वाले के इसलिए क्या करेंगे। ये है बिल्ड बैक बेटर। अब है हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद है MHA और नेशनल CMC। ये क्या है मेक पॉलिसीज़। DMA क्या बनाता है मेक पॉलिसीज़, इश्यूज गाइडलाइंस बनाता है ये, और ये क्या करता है मॉनिटर, अप्रूव, प्लान्स करता है। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया जिसको PM हेड करता है, उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसको CM करता है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसको DM क्या करता है आपका हेड करता है। उसके बाद NHA में है आपका NIDH है, एपेक्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या आते हैं आपकी NDRF आता है, ये क्या है, और पैरामिलिट्री और NDRF और पैरामिलिट्री 16 बटालियंस आती हैं इसमें। उसके बाद आता है NCMC में आपका ये भी क्या है एपेक्स बॉडी है, ये एपेक्स डिसीजन बॉडी है, ये क्या है एपेक्स डिसीजन बॉडी है ये मेकिंग डिसीजन फॉर ऑन फील्ड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन पोस्ट डिजास्टर इंटरवेंशन। ये CMG प्लस NDMA प्लस MHA डिसाइड करती है डिप्लॉयमेंट ऑफ NDRF कहाँ पे होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे किसके बारे में, सेंडाई फ्रेमवर्क। अच्छा, अब हम सेंडाई फ्रेमवर्क के एजेंडा के आफ्टर सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 टू 2030 जो हमने हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क चलेगा 2015 से 2030 तक, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें हमने क्या लाया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लाया हमने 2016 में, जो रिवाइज किया था कब 2019 में हमने रिवाइज किया है। उसमें हमने बोला कि अलाइन विद सेंडाई प्रायोरिटीज इट एम्फसाइज अ होलिस्टिक अप्रोच टू DRR इंक्लूडिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर हम किस पे जोर देंगे, होलिस्टिक अप्रोच देंगे किस पे, DRR पे। ठीक है, इंक्लूडिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। प्राइम मिनिस्टर ने 10 पॉइंट्स एजेंडा लाया था फॉर DRR के लिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने 10 पॉइंट एजेंडा लाया था किसके लिए, DRR के लिए। वो क्या था, वो क्या है आपके, वो हैं आपके लॉन्च टू इंटीग्रेट, इसमें क्या किया था लॉन्च टू इंटीग्रेट DRR इन ऑल डेवलपमेंट सेक्टर्स, प्रमोट रिस्क इन्फॉर्म्ड अर्बन प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिजास्टर रेजिलियंस। नंबर सेकंड पॉइंट में बोलता है कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग चल रहा है हमारा, इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस साइक्लोन रिस्क थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग से हम इनको करेंगे। उसके बाद आता है नंबर थर्ड में स्ट्रेंथन ऑफ कम्युनिटी रेजिलियंस। उसमें क्या है फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पर फोकस करेंगे, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्या करेंगे फोकस करेंगे। अर्ली वार्निंग एंड डिसमिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एट ग्रास रूट लेवल्स। ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडिगम शिफ्ट। पोस्ट अवेयरनेस में क्या था, रिस्पॉन्स था, रिलीफ और सेंट्रिक था ये, और प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर के में क्या था, हमने T शिफ्ट लाया, मिटिगेशन प्रिपेयरनेस में लाया, और सेकंड शिफ्ट में हमने क्या लाया, अच्छा रिड्यूसिंग रिस्क प्लस बिल्ड बैक बेटर, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड हैजार्ड सेंट्रिक था ये। ठीक है, NDMAs कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसमें क्या था कम्युनिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग डिजास्टर रिस्क टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज एंड इनहांस रेजिलियंस, इन्वॉल्व्स कम्युनिटीज मेंबर्स इन ऑल स्टेजेस। NDMAs कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन,
Communities actively participate in identifying, analyzing, and managing disaster risk to reduce vulnerabilities and enhance resilience. Involves community members in all stages of disaster management, from planning to implementation and evaluation. The goal is to create safer and more resilient communities through the collective effort. Next is hazard zonation mapping. Hazard zonation mapping is the क्या होता है hazard zonation mapping is the process of identifying and classifying areas based on the susceptibility to different types of hazard. क्या होता है, एक प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने को, क्लासीफाई एरियाज करने का, आइडेंटिफाई क्लासीफाई करेंगे इस एरियाज़ को जो क्या है ससेप्टिबिलिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स में ज़्यादा आते हैं, सच है जिसमें अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, लैंडस्लाइड आता है एंड अदर नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स. गोल क्या है इसका? द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड सेप्शल वेरिएशंस इन रिस्क एंड इन्फॉर्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके सेंडाई फ्रेमवर्क के? इसके ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं आइडेंटिफाई वल्नरेबल जोन्स फॉर इन्फॉर्म्ड प्लानिंग एंड मिटिगेशन. नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? गाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल अवॉइड बिल्डिंग डैम्स ऑन सेस्मिक faults. Number third is improve disaster preparedness and response. Number fourth is support land use planning and sustainable development. ठीक है. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कैसे क्या यूज़ होंगे इसमें? जैसे GIS एंड रिमोट सेंसिंग यूज़ होगी. उसके बाद सैटेलाइट इमेजनरी फॉर एग्जाम्पल IRS एंड लैंडसेट का यूज़ होगा इसमें. डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स DMEs और LIDAR एंड ड्रोन्स फॉर द हाई रेजोल्यूशन मैपिंग इसमें इस्तेमाल होंगे. डायग्राम में है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, गैदर डेटा ऑन हैज़र्ड्स, रिस्क असेसमेंट, एवेलुएट हैज़र्ड एंड वल्नरेबिलिटी. उसके बाद आता है मैपिंग, क्रिएट maps and showing the hazard prone zones, integration into the planning, incorporate maps into the planning decision. Key elements of the hazard zone mapping. Key elements क्या हैं इसके hazard zone mapping? सबसे पहले hazard आइडेंटिफाई करना है. hazard identification, data collection, gather historical data, geological surveys, meteorological data and field observation to understand the nature and frequency of hazards in a region. उसके बाद नंबर सेकंड है रिस्क असेसमेंट क्या है? हैज़र्ड असेसमेंट, इवैल्यूएट द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस हैज़र्ड्स ऑन डिफरेंट एरियाज. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, एनालाइज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वायरमेंट अप टू दिस हैज़र्ड. उसके बाद मैपिंग करेंगे हम. मैपिंग क्या होगी? स्पेशल एनालिसिस करेंगे. स्पेशल एनालिसिस यूज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS और एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे टू क्रिएट द डिटेल मैप्स दैट शो द हैज़ार्ड प्रोन एरियाज. नंबर सेकंड इज जोनेशन करेंगे. जोनेशन में क्या होगा? क्लासीफाई इनटू द डिफरेंट जोन बेस्ड ऑन देयर रिस्क लेवल कितना होगा वहाँ पे, उसी हिसाब से हम उसको जोन में डालेंगे. हाई रिस्क फॉर एग्जाम्पल, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क. और जम्मू कश्मीर को कौन से जोन में डाला है? तो जोन 6 में. नंबर अनदर नंबर इज इंटीग्रेशन इनटू द प्लानिंग. इंटीग्रेशन करेंगे इसमें प्लानिंग में. सबसे पहले लैंड यूज प्लानिंग करेंगे. इनकॉर्पोरेट hazard zonation maps into the urban and the land use decision to avoid high risk areas of farm development. Building codes, develop and enforce construction standard that accounts for the hazard zone mapping for specific areas. Sendai framework for disaster risk reduction 2015 से 2030 तक जो आया है उसके रिगार्डिंग क्या है? adopted Sendai framework for disaster risk रिडक्शन 2015 से 2030 में जो चलेगा उसके बारे में. अडॉप्ट कब हमने इसके किया था? मार्च 2015 में इसको हमने अडॉप्ट किया था एट द UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में. हमने इसको अडॉप्ट किया था कहाँ पे? सेंडाई जापान में इसको अडॉप्ट किया था. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क एंड लॉस इन लाइव्स. टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क और लॉस इन लाइव्स, लाइवलीहुड और हेल्थ एज वेल एज इन इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चर एंड इन्वायरमेंटल एसेट्स को हम क्या करेंगे? बचाएंगे इससे. और इसका ऑब्जेक्टिव यही है. ग्लोबल टारगेट्स क्या है? 7 टारगेट्स हैं ग्लोबली इसके. फर्स्ट टारगेट क्या है? रिड्यूस डिजास्टर मोर्टेलिटी. ठीक है. सबसे पहले रिड्यूस करेंगे डिजास्टर मोर्टेलिटी को, जो लोग मरते हैं उनको हम बचाएंगे. रिड्यूस द नंबर ऑफ द अफेक्टेड पीपल्स. नंबर थर्ड इज़ रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेज जो होते हैं इसके, जैसे इंडिया 87 बिलियन हर साल क्या करता है? लॉस करता है इससे, तो इसको हम बचाएंगे. नंबर 4 से रिड्यूस डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर.
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डैमेज होती है उसको हम भी बचाएंगे। और नंबर 5 इज इंक्रीज द नंबर ऑफ द कंट्रीज विद DPR स्ट्रेटजीज। उसके बाद नंबर 6 इज इन्हांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और नंबर 7 इज इंक्रीज एक्सेस टू मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। इस पे भी हम काम करेंगे। ये 7 पॉइंट्स किसके हैं? सेंडाई फ्रेमवर्क के। सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस में हम क्या करेंगे? इसमें एक गोल है हमारे पास। ए इज़ ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल्स और इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू GDP, डैमेज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिसरप्शन। ठीक है, ये 4 इसमें आते हैं सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस में। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज में क्या क्या आता है आपका? नंबर ऑफ कंट्रीज with national and local DPR strategy by 2020, international cooperation to develop countries, availability and access to the warning system to DPR information। ये सस्टेनेबली इंक्रीज में आते हैं और सस्टेनेबली रिड्यूस में ये 4 पॉइंट आते हैं। और ये 3 पॉइंट किस में आते हैं? सस्टेनेबली इंक्रीज में आते हैं। तो ये है 7 स्टेप टू अचीव बाई 2030। सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 स्टेप्स हैं जो अचीव होने करने 2030 तक अचीव करने इनको। अच्छा, 4 प्रायोरिटीज़ ऑफ एक्शन क्या है आपके पास? सबसे पहले है आपके पास 4 प्रायोरिटीज एक्शन में अंडरस्टैंडिंग disaster risk means risk awareness and assessment. Number second is strengthening disaster governance, enhance DPR institution and policies, invest in disaster risk reduction, focus on infrastructure, community and resilience. Number 4 is enhancing disaster preparedness, emphasize इसमें हम जोर किस पे देंगे? on effective response and build back better, effective response, build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction. Differentiate between Sendai framework and HYGO framework. इसमें क्या है? तो इसमें है आपका पैरामीटर क्या है आपके पास? टाइम फ्रेम कितना है आपके पास? हाइगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015 तक चला था। सेंडाई फ्रेमवर्क और हाइगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015 तक था और सेंडाई फ्रेमवर्क आपका 2015 से 2030 तक चलेगा। ठीक है, हाइगो फ्रेमवर्क 10 साल के लिए आया है और सेंडाई फ्रेमवर्क 15 साल के लिए लाया गया है। कोर फोकस क्या है इसमें? कोर फोकस है हाइगो फ्रेमवर्क में कोर फोकस क्या था? मैनेजिंग डिजास्टर इम्पैक्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग प्रिपेयर्डनेस। मैनेज करना है डिजास्टर इम्पैक्ट्स को और स्ट्रेंथन करना है किसको? प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करना। सेंडाई फ्रेमवर्क में लाया कि रिड्यूसिंग रिस्क को रिड्यूस करना है और इन्हांसिंग रेजिलियंस को इंक्रीज करना है। अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच इसमें क्या थी? रिएक्टिव टू रिड्यूस मीन्स लॉस को कम करना। इसमें क्या रहेगा सेंडाई फ्रेमवर्क में? प्रोएक्टिव टू रिड्यूस रिस्क एंड एक्सपोजर। प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं? इसमें प्रायोरिटी एरियाज़ जो थे वो क्या थे? गवर्नेंस, नॉलेज एंड प्रिपेयर्डनेस, 5 प्रायोरिटीज़ थी इसमें। और सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्रायोरिटीज़ हैं जिसमें आपका रिस्क अंडरस्टैंडिंग आता है, गवर्नेंस आता है, इन्वेस्टमेंट और BBB आता है। टारगेट्स इसमें इसमें कोई भी कंक्रीट हाइगो फ्रेमवर्क कोई भी कंक्रीट टारगेट्स नहीं थे, लेकिन इसमें 7 ग्लोबल मेजरेबल टारगेट्स हैं जिसमें रिड्यूस मॉरलिटी और लॉसेस को इंक्लूड किया गया है। स्कोप ऑफ हैज़र्ड्स में क्या है? ये मेनली नेचर हैज़र्ड्स, हाइगो फ्रेमवर्क मेनली नेचर हैज़र्ड्स में आता था। सेंडाई फ्रेमवर्क ऑल हैज़र्ड्स इसमें इंक्लूड हुए हैं, जिसे नेचुरल, मैन मेड, बायोलॉजिकल, पेंडेमिक एटसेट्रा सब इसमें इंक्लूड किया गया है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इसमें क्या? स्टेट सेंटरिंग था हाइगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? मल्टी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट, NGOs, कम्युनिटीज़, प्राइवेट सेक्टर सब इसमें इंक्लूडेड है। इसमें मॉनिटरिंग जो होती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है इसमें? वीक नो ग्लोबल इंडिकेटर्स है इसमें स्ट्रॉन्ग विद इंडिकेटर रिव्यूज़ एंड कंट्री लेवल रिपोर्टिंग होती है इसमें। नोटेबल एडिक्शन क्या है इसमें? बेसिक अवेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है इसमें हाइगो फ्रेमवर्क में। और इसमें क्या है आपका नोटेबल एडिक्शन क्या आती? एडिशन क्या है? बिल्ड बैक बेटर, अर्ली वार्निंग एक्सेस, DRR फाइनेंसिंग एटसेट्रा इसमें आती है। किसमें? सेंडाई फ्रेमवर्क में। अब कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट स्ट्रक्चर में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है आपका? इसमें है आपका लॉन्च इसको कब किया गया था? इसमें लॉन्च किया गया था सितंबर 2019 में। कहाँ पे? UN क्लाइमेट एक्शन समिट जो इंडिया में हुई थी उसमें इसको UN क्लाइमेट एक्शन समिट इनिशिएटेड बाय इंडिया जो हुई थी 2019 में, इसमें इसको लॉन्च किया गया था। किसको? CDRI को। CDRI क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट रेजिलियंस को प्रमोट करना ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट चेंज, टू प्रमोट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाइमेट चेंज, टू प्रमोट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप में क्या है? इन्वॉल्व 30 कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड की प्राइवेट सेक्टर्स। की गोल क्या है इसका? स्ट्रेंथन रेजिलियंस,
reduce vulnerabilities of critical infrastructure such as transport, power, telecom system. Number second, global cooperation. Global cooperation में foster international collaboration on risk mitigation. Number third is sustainable infrastructure development. इसमें क्या करेंगे, incorporate disaster risk reduction into planning and implementation करेंगे इसका. उसके बाद आता है आपका डिजास्टर रेजिलेंस. डिजास्टर रेजिलेंस क्या होता है? डिजास्टर रेजिलेंस होता है कि रेफर्स टू द डिजास्टर रेजिलेंट. डिजास्टर रेजिलेंट क्या होता है? रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. क्या है ये? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड systems to anticipate, withstand and adopt and recover from hazardous event without compromising long term development. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डिजास्टर रेजिलेंस कहते हैं. डिजास्टर रेजिलेंस क्या होता है? डिजास्टर रेजिलेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, communities, institution and system. Communities, institution and system. Communities, institutions and system. Ability of individual, communities, institution and system and to anticipate, withstand and adapt to and to recover from the hazardous event without compromising long term development. ठीक है. इसके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं डिजास्टर रेजिलेंस के? सबसे पहले आता है आपका वर्नरेबिलिटी एनालिसिस होती है इसमें, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. नंबर सेकंड इज रिस्क एक्सपोजर. नंबर थर्ड इज कोपिंग कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल. नंबर फोर्थ इज रिकवरी टाइम एंड एडाप्टेबिलिटी. फ्रेमवर्क सच एज क्या आता है आपका UNDRR रेजिलेंस स्कोर कोड एंड NDMS गाइडलाइन असिस्ट दीज इंडिकेटर्स. एलिमेंट्स ऑफ रेजिलेंस फ्रेमवर्क. एलिमेंट्स क्या है रेजिलेंस फ्रेमवर्क की? इसमें आते हैं आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट. रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट. रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट क्या आता है? मैपिंग हैजर्ड्स, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर. फॉर एग्जांपल IMD साइक्लोन वल्नरेबिलिटी, एटलास GIS लैंडस्लाइड जोनेशन मैप्स. ठीक है, जोनेशन मैप्स. कम्युनिटी कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग आती है इसमें. एलिमेंट ऑफ रेजिलेंस फ्रेमवर्क क्या क्या है आपके? रिस्क, सबसे पहले आता है आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, जिसमें आपका आता है मैपिंग हैजर्ड्स, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स. फॉर एग्जांपल IMD साइक्लोन वल्नरेबिलिटी, एटलास GIS लैंडस्लाइड जोनेशन मैप्स, ये सब इसमें आते हैं. नंबर सेकंड क्या है आपका? कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग. एजुकेशन, इसमें एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन का योगदान करेंगे. फॉर एग्जाम्पल CBDP इन ओडिशा और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स लाए गए इसमें. नंबर थर्ड इज गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन. गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन में क्या? क्लियर पॉलिसीज, लीगल फ्रेमवर्क एंड कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, NDMS, SDMS. इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस में क्या आता है आपका? स्ट्रेंथिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट हैजर्ड. फॉर एग्जाम्पल सिस्मिक रेजिडेंट बिल्डिंग्स इन सिक्किम, फ्लड प्रूफ इम्पैक्टमेंट्स इन बिहार. अर्ली वार्निंग सिस्टम. अर्ली वार्निंग सिस्टम में है आपका टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ द अलर्ट्स एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर्स, आई फ्लो एप्स, मुंबई फॉर फ्लड्स. नंबर सस्टेनेबल रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बैक बेटर पोस्ट डिजास्टर. फॉर एग्जांपल एलिवेटेड साइक्लोन शेल्टर्स इन डिजास्टर तमिलनाडु इन 2004 सुनामी. रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड फंडिंग. रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड फंडिंग क्या है? फाइनेंशियल रेडीनेस एंड रिस्क ट्रांसफर टूल्स. फॉर एग्जाम्पल SDRF, PM फसल बीमा योजना, CAT, DDO, वर्ल्ड बैंक. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट. हमारे पास क्या है? साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट. क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके वायलेंट होते हैं, आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज and move towards the coast, bringing the heavy rainfall, violent winds, storms, surge and causing large scale destructions. क्या होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं आपके आर वायलेंट स्टॉर्म्स. क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स एंड दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरिया. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं आपके? वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल areas and move towards the coast, bringing the heavy rainfall, violent winds and storm surge and causing large scale destruction. क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ पे? और ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज में ओरिजिनेट होते हैं. और क्या करते हैं ये? एंड मूव टूवर्ड्स द कोस्ट. कहाँ पे मूव करते हैं? टूवर्ड्स द कोस्ट, ब्रिंगिंग द हैवी रेनफॉल. कहाँ के लिए? कोस्ट के लिए ये मूव करते हैं. और उसके बाद वहाँ से क्या करते हैं? हैवी रेनफॉल वहाँ से लाते हैं, वायलेंट विंड्स लाते हैं और स्टॉर्म सर्च लाते हैं वहाँ पे और काज क्या करते हैं? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन काज करते हैं. एग्जाम्पल इसकी क्या है आपके पास? साइक्लोन दाना 2024 में जो आया था, और फिंगल 2024 में, आफमान और टकुटी, ये सब साइक्लोन कब आए थे? 2024 में आए थे. इनकी ये एग्जाम्पल है.
इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, नॉन बाय द डिफरेंट नेम, जैसे साइक्लोन इंडियन ओशन में इसको कहा जाता है, ह्यूरिकेन इसको अटलांटिक में कहा जाता है, टाइफून इसको वेस्ट पैसिफिक में कहा जाता है, और वेली वेली इसको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कहा जाता है। अब इंडियाज़ वर्नरेबिलिटी क्या है? इंडियाज़ की वर्नरेबिलिटी जो है सिमिलर टू 7% ऑफ द वर्ल्ड साइक्लोन जो है वो अफेक्ट करते हैं इंडिया को। सिमिलर टू 7% ऑफ द वर्ल्ड साइक्लोन जो अफेक्ट करते हैं इंडिया को। 13 स्टेट और यूटीज़ को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। 8% ऑफ द एरियाज मीन्स एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इंडिया में। कोस्ट लाइन कितनी है? 7517 किलोमीटर, 3/4 वर्नरेबल टू साइक्लोन। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 7517 किलोमीटर है, उसमें से 3/4 जो है वर्नरेबल क्या है, साइक्लोन के। ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल इज मोर वर्नरेबल। ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल क्या मोस्ट वर्नरेबल किसके, साइक्लोन के। इस यहाँ पे फनल शेप्ड कोस्ट लाइन बनते हैं, वार्मर वाटर्स एंड फेवरेबल विंड पैटर्न्स बनती है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने क्या बोला, इंक्रीजिंग वर्नरेबिलिटी से ये क्या आ रहे हैं, साइक्लोन्स बन रहे हैं। और उसके बाद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। फेवरेबल कंडीशन, सरफेस सी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, और कॉर्लिशियस फोर्स होनी चाहिए वहाँ पे अच्छी खासी। उसके बाद क्या होता है कि जोनेशन एंड डाइवर्शन अबव सी लेवल होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल प्रेशर डिस्टर्बेंस होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, ये इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं? तो इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं कि वाई इंक्रीजिंग। IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है कि राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर्स SSTs ऑफ इंडियन ओशन रीजन इज इक्वल टू मोर फ्यूल फॉर साइक्लोन्स। 1.2 to 1.4 डिग्री इंक्रीज हो रहे हैं, ओशन वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं क्या। और द पास्ट 50 ईयर्स ग्लोबल ओशन हैज़ अब्जॉर्ब ओवर 90% ऑफ द एक्सेस हीट इन द क्लाइमेट सिस्टम एज पर IPCC। इंक्रीज इन अरेबियन सी में हो रहा है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल IOD जिसको हम कहते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है, इन 50 ईयर्स में। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ग्रेटर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। और इल नीनो मोडिकी हो रही है, इसमें क्या होता है, फेवरिंग करता है किसको, साइक्लोजेनेसिस को। जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इन इमिशन ऑफ एरोजोल्स होता है, और वीक सोथ वेस्टर्लीज होती है, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स VSCCs होती है, ठीक है। इंक्रीज इन द अरेबियन सी IITM स्टडी इंक्रीज बाई 52% इन द 20 years। 80% ऑफ द इंक्रीज इन ड्यूरेशन। वार्मर कूल ग्रेटर देन 28 डिग्री सेल्सियस, अर्लियर वाज कूलर। इंक्रीज इन मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, वेस्टर्न डिस्टेंस, अल्टरनेटिंग एंड डायनेमिक्स। फॉर एग्जांपल क्या आता है, बिपर जो 2023 में आया था, और टुकेती जो 2021 में आया था। अब इसके मेजर्स क्या है, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? तो मेजर्स क्या है इसके, सबसे पहले है आपका NCRMP। NCRMP क्या है, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, जो उड़ीसा में लगाया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम एज ए यूज़ किया जाता है। इसमें SMS अलर्ट्स होते हैं, TV रेडियो में का ऐलान किया जाता है। साइक्लोन ऐप नोटिफिकेशन भी आती है कि साइक्लोन आ रहा है। एयरक्राफ्ट प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन किया जा रहा है। स्ट्रक्चरल मेजर्स किए जाते हैं, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस दे दी है। मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं। उड़ीसा बिल्ट 879 मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर्स पोस्ट 1999 साइक्लोन सेविंग लाइव्स इन फानी। कोस्टल इम्पैक्टमेंट्स बनाए गए हैं, सी वाल्स बनाए गए हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट होस्टिंग बनाई गई अंडर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, और ऑल वेदर रोड्स बनाई गई है। शेल्टर बेल्ट्स क्या बनाए गए, मैनग्रोव एट्सेट्रा लगाए गए हैं, बायोशील्ड लगाई गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस में क्या है, ट्रेनिंग कम्युनिटी वॉलंटियर्स अंडर आपदा मित्र स्कीम। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स विद कम्युनिटी रोल्स। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स आए गए हैं। और NDMA गाइडलाइंस में क्या है आपका, फोकस ऑन द प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस रिकवरी, प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस एंड रिकवरी। उसके बाद आता है आपका बिल्ड बैक बेटर, BBB अप्रोच, बिल्ड बैक बेटर। फॉर एग्जांपल इसमें आता है आपका पोस्ट ऑफमान, जिसमें आपका उड़ीसा एंड बंगाल यूज BBB मीन्स बैक बिल्ड बेटर फॉर फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड ग्रीन शेल्टर बेड्स, ठीक है। तो ये है डायग्राम, इन डायग्राम ये है साइक्लोनिक डायग्राम, ठीक। और इसके आता है आपका जहाँ जहाँ पे आपके क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, ये वाला वो रीजन है, मैप। अब बात करते हैं कि लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है आपका, लैंडस्लाइड्स आर द रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक। क्या होती है, रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक होती है। डेब्रिस आर अर्थ डाउन अ स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये होता है कि
रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक होती है डेब्रिस का ऑन द अर्थ डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको हम क्या कहते हैं, लैंड स्लाइड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लैंड स्लाइड कहते हैं, लैंड स्लाइड कहते हैं। वनरेबिलिटी क्या होता है, इंडिया वनरेबिलिटी क्या है, 16 स्टेट्स प्लस यूटीज आर लैंड स्लाइड प्रोन है। क्या है, 16 स्टेट प्लस 2 यूटीज क्या आर लैंड स्लाइड प्रोन है। ग्रेटर देन 13% ऑफ द इंडियाज लैंड मास क्या है, वनरेबल है। इंडियाज अकाउंट फॉर अबाउट 8% ऑफ द ग्लोबल फैसिलिटीज ड्यू टू लैंड स्लाइड्स। इंडियाज वनरेबिलिटी 16 स्टेट प्लस 2 यूटीज आर लैंडस्लाइड प्रोन। 16 स्टेट्स और 2 यूटी जो है वो क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन है। 13% ऑफ द इंडियाज लैंड मास जो है वो क्या है, वनरेबल है। इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 8% ऑफ द ग्लोबल फैसिलिटीज ड्यू टू लैंडस्लाइड। 13% ऑफ द इंडिया जो लैंड मास है वो क्या है, वनरेबल है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 8% ऑफ द ग्लोबल फर्टिलिटीज़, जो डेथ्स होती है 8% ग्लोबल फर्टिलिटीज़ होती हैं किसी लैंडस्लाइड की वजह से होती है। मेजर हॉटस्पॉट क्या कहाँ कहाँ है, इंडियाज़ वनरेबिलिटी मेजर हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होती हैं। उसके बाद एग्जांपल्स क्या पे है, तुपुल मणिपुर लैंडस्लाइड जो आई थी हिमाचल प्रदेश 2021 में आई थी। डबल्ड इंस्टेंट, इसे क्या हुआ, डबल इंसिडेंट हुए थे यहाँ पे। केरला वायनाड में 2024 में आई थी। और उत्तराखंड में 2900% इंक्रीज़ हुआ है पास्ट 5 ईयर्स में लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश ऑलमोस्ट यहाँ पे भी डबल हो गई है। 2024 वायनाड केरला लैंडस्लाइड में क्या हुआ था, काज्ड बाई हैवी रेनफॉल दैट काज्ड हिल साइड्स टू कोलैप्स। सिक्किम में क्या हुआ था, सिक्किम हैज़ द लार्जेस्ट लैंड एरिया 57.6% that is landslide prone outside of the Himalayas. Kerala is the most vulnerable state with 14% of its land mass in its very high susceptibility category में है। नेक्स्ट है आपका रीजंस फॉर लैंडस्लाइड, क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे लैंडस्लाइड आती है, तो क्या रीजंस हैं, ओवरलोडिंग ऑफ स्लोप्स ड्यू टू रेनफॉल कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल चमोली उत्तराखंड में जो आता है, ओवरलोडिंग ऑफ स्लोप्स की वजह से, जिससे ड्यू टू रेनफॉल और कंस्ट्रक्शन की वजह से भी होती है। रिमूवल ऑफ नेचुरल अंडरलाइनिंग सपोर्ट, नेचुरल अंडरलाइनिंग सपोर्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल चारधाम प्रोजेक्ट, हाईवे कंस्ट्रक्शन, इसकी वजह से भी क्या होती है, तो लैंडस्लाइड होती है। नेचुरल सीपेज भी होता है स्लोप डिस्टेबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद स्टीप स्लोप ग्रेडियंट की वजह से भी होता है। डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन फॉर रोड्स बिल्डिंग्स, जैसे हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ, यहाँ पे इसी की वजह से भी लैंडस्लाइड्स आती है। वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से भी होती है। लूजन्स रॉक जैसे तुलपुल to pull landslide, heavy downpour especially in hilly areas plus cloud burst, फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ वायनाड केरला 2024 में जो आई थी। सिस्मिक एक्टिविटी से भी होती है, क्या होता है, ट्रिमर्स का था ट्रिगर स्लाइड, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम। रोड कटिंग प्लस टनल ब्लास्टिंग, चारधाम में हाईवे प्रोजेक्ट, या इसकी वजह से भी क्या होती है, लैंडस्लाइड्स होती है। एक्सप्लोजन्स आर एक्सप्लोजन्स और या एग्जीक्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इसकी वजह से भी क्या होती है, लैंडस्लाइड्स होती है। वाई लैंडस्लाइड्स आर इंक्रीजिंग, तो इनसे इंक्रीज क्यों हो रही है, किसके कंस्ट्रक्शन बूम की वजह से इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, रोड टनल्स एंड डैम प्रोजेक्ट्स इंक्रीज स्लोप डिस्टेबलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल चारधाम हाईवे यूके, ऋषिकेश कर्नाप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, तुलपुर रेलवे मणिपुर, कटिंग टनलिंग एंड वाइडिंग ऑफ रोड्स वीकेंस सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल रेड होल माइनिंग इन मेघालय। क्लाइमेट change, intense rainfall, cloud burst, geophos, slope failure, for example flash floods in Himachal Pradesh, glowfish in Chamoli, deforestation, mining and land use change, for example zoom cultivation in northeast, logging in Nilgiris। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही हैं लैंडस्लाइड। अब इसकी रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ हैं इसकी, एफॉरेस्टेशन करेंगे हम, एफॉरेस्टेशन, स्लोप स्टेबिलिटी वाया कनेक्टिविटी, लैंड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाएंगे, डोपलर रेडार्स, SMS अलर्ट, फ्लड बैरियर्स एंड चेक डैम्स, कंट्रोल ग्रेजिंग, फॉर एग्जाम्पल इको सेंसिटिव जोन्स, डुप्लेक्स वाटरशेड मॉडल्स, एविडेंस बेस्ड डिजास्टर प्लानिंग, रीजनल कोऑपरेशन फॉर हिली स्टेट्स और बैलेंस डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की वजह से क्या कर रहे हैं हम, ये सब रेमेडीज़ हैं इसके बचाने की। स्टेप टेकन और पॉलिसी प्लस इंस्टीट्यूशनल्स, हैज़ार्ड जोनेशन मैपिंग करेंगे बाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्रिपेयर रिस्क मैप फॉर इन्फॉर्म डेवलपमेंट प्लानिंग, हैज़ार्ड लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग लगाएंगे NLSM बाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कवर्स और 85% ऑफ द लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे बाई NDMA, इसमें इंटीग्रेट करेंगे हम मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी को। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पार्ट ऑफ द NAPCC। फोकस इस पे है आपका हिमालय रीजन क्लाइमेट रेजिलेंस पे। इंडिया लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैप ILSM डेवलप्ड बाय द ITM टीम यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स।
डायग्राम में हम शो करेंगे कहाँ कहाँ पे ये आती है, ठीक है, एनालिसिस मॉडल्स में। अब बात करते हैं हम क्लोड बर्स्ट क्या होता है।